हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं विषय विज्ञान लेके आए जो वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम आपको सैंपल प्रश्न पत्र 2 बताएंगे। इस सैंपल प्रश्न पत्र से आपकी वार्षिक परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर से तैयारी कीजिए। इस प्रकार के हम आपको 6 सैंपल पेपर बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने सैंपल प्रश्न पत्र 1 बता चुके हैं, ये दूसरा है और इसी प्रकार और 4 आएंगे। तो इस प्रकार आप 6 सैंपल पेपरों की तैयारी कर लीजिए, आप फेल नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है। तो यहाँ क्वेश्चन कहा है कि मानव द्वारा निर्मित रेशा कौन सा है? कपास है, रेशम है, ऊन है, नायलॉन है। तो इसका सही आंसर होगा नायलॉन। नायलॉन किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? मानव द्वारा। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, जिंक। दूसरा देखिए, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके बाद नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में क्या कहा है? एक टेडपोल किस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा कायांतरण। किसके द्वारा? कायांतरण। ब नंबर सही हो जाएगा। फिर इसका पांचवा देखिए, सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर, नेपट्यून। कौन है? नेपच्यून। फिर अगला प्रश्न देखिए, इसका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर देखिए, धनुष्य को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशी बल। कौन सा बल आ जाएगा यहाँ पे? पेशी बल। फिर सेकंड देखिए, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान ताप पर गर्म करना आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलन ताप। किस पे? जलन ताप पे। फिर तीसरा नंबर देखिए, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी की जुताई होती है। अगला प्रश्न देखिए, इसका अगला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 दिया है यहाँ पे, सूक्ष्म जीवों को क्या है? सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे 4 खालिस्तान बताए। पहले खालिस्तान का पेशी आंसर आ जाएगा, दूसरे का जलन, तीसरे का जुताई और चौथे का सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न है। क्या कह रहा है लघुत्तरी प्रश्न का? पहला प्रश्न देखिए, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। देखिए उत्तर इसका। उदाहरण नंबर 1, एक प्लेट में गुथा हुआ आटा। बेलन के बल लगाने पर आटा पूरी रोटी का आकार ले लेता है। फिर दूसरा देखिए, साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, सीट पर बैठने पर कमानी नीचे खिंच जाती है और उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। तो जो प्रश्न था, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। तो हमने बताया, एक प्लेट में गुथा हुआ आटा, दूसरा साइकिल की गद्दी में लगी कमानी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम बताइए। तो उसके उत्तर देखिए, नंबर 1 क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु और उल्कापिंड। ये है ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के सदस्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है? एक एक उदाहरण बताइए। तो सीएनजी, इसका उपयोग स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एलपीजी, इसका ऊष्मीमान अधिक होने से एलपीजी का प्रयोग रसोई गैस में घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, रेड डाटा पुस्तक क्या है? उत्तर देखिए, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें जीवों की सभी संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों तथा जंतुओं के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, युग्मनज और गर्भ में एक भिन्नता दीजिए। देखिए इसका उत्तर क्या है? इसको आप डिब्बे के रूप में बता सकते हैं। एक साइड
युग्म ज और दूसरे साइड गर्भ लिख सकते हैं। देखिए युग्मन ज नर तथा मादा युग्मों को में निषेचन के द्वारा बनी द्विगुणित संरचना है जो आगे भ्रूण का निर्माण करती है। और गर्भ क्या है? जबकि मादा के गर्भाशय में पल रहे बच्चे की स्थिति को गर्भ कहते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं? अच्छी फसल उत्पादन या अच्छी पैदावार के लिए फसलों को निश्चित अंतराल पर कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाती है। प्रश्न क्या था? सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली दो विधियों के नाम बताइए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? अच्छी फसल उत्पादन या अच्छी पैदावार के लिए फसलों का निश्चित अंतराल पर कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। और जल संरक्षित करने की दो विधियां हैं, एक छिड़काव तंत्र विधि और दूसरी ट्रिप तंत्र विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? वर्णन कीजिए। देखिए इसका उत्तर, वायु अत्यंत विरल तथा हल्की होती है, फिर भी वह गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती है। फिर से पुनः रिपीट कर रहा है, वायु अत्यंत विरल तथा हल्की होती है, फिर भी वह गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार तरल भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो इन्हें स्वयं पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। इसी कारण से घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ प्रदान की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उत्तर देखिए, इसका उत्तर नहीं में आएगा। शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। शुद्ध जल को चालक बनाने के लिए हम शुद्ध जल में नमक या अम्ल या शक्कर जैसे पदार्थों को घोलकर उसे चालक बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक, दो डिब्बे बना लिए, एक साइड थर्मोप्लास्टिक बहुलक लिख दिए, एक में थर्मोसेटिंग बहुलक लिख दिए। अब पहला नंबर देखिए, यह गर्म करने पर नरम हो जाता है तथा पिघल जाता है। कौन? थर्मोप्लास्टिक बहुलक। उसके बाद देखिए थर्मोसेटिंग बहुलक क्या होता है? यह गर्म करने पर नरम नहीं होता एवं पिघलता भी नहीं बल्कि जल जाता है। इसका दूसरा नंबर देखिए, इसका आकार परिवर्तनशील होता है और थर्मोसेटिंग बहुलक का आकार क्या होता है? ढाल देने के बाद इसका आकार अपरिवर्तनशील हो जाता है। देखिए इसे एक बार किसी आकार में हम ढाल दिए थर्मोसेटिंग बहुलक को तो उसके आकार अपरिवर्तनशील होता है, इसको आकार परिवर्तन नहीं कर सकते। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और उसके 3 पॉइंट और दिया है। यह छोटे छोटे टुकड़ों में कम बढ़ता है, यह छोटे छोटे टुकड़ों में अधिक बढ़ता है, यह सामान्यतः योगात्मक बहुलीकरण से बनता है, यह सघन बहुलीकरण से बनता है। उदाहरण पीवीसी, नाइलॉन, लेपलॉन इसके उदाहरण हैं और ये बेकेलाइट और मेलामाइन ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 समाप्त हुआ। इसके बाद मोमबत्ती का ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। आप मोमबत्ती का ज्वाला का नामांकित चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं और उसमें दर्शा सकते हैं कि सबसे गर्म ऊपर वाली लौ कैसी है, सबसे गर्म है, और इसे आप पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र कह सकते हैं। कैसी दिखाई देती? नीला। फिर देखिए यहाँ पे कम गर्म क्षेत्र ये वाला है, सबसे कम गर्म क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है और इससे आप बता सकते हैं हम कि इनके नामांकन आप कर सकते हैं। मोमबत्ती नाम दे दिए, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र कौन सा है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग कौन सा है जिसे हम पीला कहते हैं। तो इस प्रकार आपको मोमबत्ती का नामांकित चित्र बना के बता सकते हैं और उनका नामांकन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र अगला प्रश्न है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। 8वें वाला प्रश्न है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो उसका उत्तर देखिए, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन
के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए आप पादप कोशिका का नामांकित चित्र है। इस प्रकार से आप पादप कोशिका का नामांकित चित्र बना सकते हैं। ये आपके पेपर में आएगी, आप आपकी पुस्तक से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनका नामांकन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको बता सकते हैं ये क्या है, कोशिका भित्ति, और ये क्या कहलाता है, हरित लवक, और यहाँ पे क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका, और ये क्या है, गाल्जी काय, यहाँ कोशिका झिल्ली है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, राइबोसोम, कहाँ पे, ये राइबोसोम है, साइटोप्लाज्मा है, ये केंद्रक, ये वाला क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, और ये क्या कहलाती हैं, ये रिक्तियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार से आप चित्र बना के उसका नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर लिखिए। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पूछा है तो आप कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम क्रमांक का, एक कॉलम पादप कोशिका का और एक जंतु कोशिका का। देखिए अब इनके अंतर क्या है। नंबर 1, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें, पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा देखिए, लवक पाए जाते हैं, किसमें, पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में प्रायः लवक नहीं पाए जाते। उसके बाद देखिए, पादप कोशिका बड़े आकार की रिक्तियाँ पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तियाँ नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। फिर उसके बाद तारक काय केवल शैवाल एवं कवकों में पाया जाता है, शेष सभी कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता। यहाँ पे क्या दिया है, तारक काय यानी इससे कहते हैं सेंट्रोसोम, व्यापक रूप से पाया जाता है, किसमें, जंतु कोशिका में। इसके बाद देखिए, पादप कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में एक पट्टिका बनती है जो अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है, और जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका एक खाँच द्वारा 2 भागों में बढ़ती है जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। फिर अगला देखिए, कवक, अगला अंतर क्या है, कवक के अतिरिक्त पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित होता है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वाल्यूटिन के कणों के रूप में संचित होता है। फिर इसका 7वां नंबर देखिए, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। इस प्रकार जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, युवा अवस्था के समय होने वाली शारीरिक परिवर्तन। तो जो युवा अवस्था के समय शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला परिवर्तन हो गया लंबाई में वृद्धि, दूसरा शारीरिक आकृति में परिवर्तन, इसके बाद तीसरा स्वर में यानी आवाज़ में परिवर्तन, चौथा संवेद और तेल ग्रंथि में वृद्धि होती है, और उसके बाद 5वां देखिए, 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, जनन अंकों का विकास होता है, और 6वां क्या बताया, मानसिक बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता होती है। तो ये क्या हो गई, प्रश्न हमारा जो था युवा अवस्था के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची। तो इस प्रकार से आप 6 पॉइंट बता सकते हैं और उसका डिटेल भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उसका 8वें में है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था में किस प्रकार का आहार सर्वोत्तम है। उत्तर देखिए इसका, किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक की आयु तक रहती है। किशोरावस्था के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जैसे नाश्ते में ब्रेड, मक्खन, सलाद, चाय, 1 गिलास दूध, दोपहर में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, और रात्रि में भोजन में सब्जी, रोटी, दाल, खीर व रात्रि को 1 गिलास दूध। भोजन का उपरोक्त स्वरूप एक संतुलित आहार है, किशोरावस्था में इसे लिया जाना सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, भूकंप क्या होता है। भारत के 3 राज्यों या प्रदेशों के नाम लिखिए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है, तो हम सबसे पहले भूकंप के बारे में बताते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय दशाओं में परिवर्तन से भूपृष्ठ के अकस्मात कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय दशाओं में परिवर्तन से भूपृष्ठ के अकस्मात कंपन से भूकंप कहते हैं, को
कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंतुलन से होती है। भूकंप से उत्पन्न तरंगों का घातक प्रभाव सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक होता है। भारत के 3 राज्य जहां भूकंप के झटके अधिक आते हैं, राजस्थान, कश्मीर और कच्छ का रण, जो कहाँ पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश होता है। हम जानते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को दे देता है। इसलिए आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? उत्तर देखिए, शोर अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। संगीत सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यह सुगंध होती है। हाँ, संगीत भी कभी कभी शोर बन सकता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक, ढोलक में क्या लगी रहती है, तनी हुई झिल्ली, और ब नंबर सितार में तने हुए तार। अगला प्रश्न 1 नंबर देखिए इसका, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए। तो आपको मानव वाक्य यंत्र का चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे ये क्या है, जीव है, ये क्या है, ग्लाटिस है, एपिग्लाटिस टीम है, ये कार्टिलोज है, ग्रेसिका है, और लेरिजोफेरिक्स भित्ति है। तो इस प्रकार से आप मानव वाक्य यंत्र का यहाँ पे आप चित्र बना के बता सकते हैं ये पेपर के में। तो आप इसकी प्रैक्टिस अपने घर में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों के नाम लिखिए। अपने वातावरण, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उस जो ध्वनि प्रदूषण है उसके स्रोत कौन कौन से वो लिखना है। तो नंबर 1 वाहनों की ध्वनियाँ है, विस्फोट यानी जो फटाके वगैरह होते हैं, मशीनों की ध्वनि, लाउड स्पीकर की ध्वनि, वातानुकूलन, कूलर, ऊंची आवाज़ में चलाए गए रेडियो, टीवी आदि, ये क्या हो गए, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम नियमित परावर्तन को समझ लेते हैं। नियमित परावर्तन क्या है? दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या है? दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ में परावर्तित होने के पश्चात समानांतर हो जाती हैं। फिर देखिए दूसरा हम क्या है, विसरित परावर्तन। इसे समझते हैं। विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठ में से होता है। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती। तो ये आपका नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन के बारे में बता दिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग वस्तु के बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अथवा वाला है। इसमें भी पहला नंबर दिया। अथवा का पहला प्रश्न क्या दे रहा है? यह दर्शाने के लिए अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें प्रयुक्त सामग्री कौन सी लगेगी जो क्रियाकलाप करना है। तो सफ़ेद कागज़ की आवश्यकता, सफ़ेद कागज़ की शीट, समतल दर्पण, पैमाना, पेंसिल, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पिन, आलपिन दर्पण और स्टैंड, इतनी आवश्यकता होगी। फिर विधि क्या होगी? विधि सफ़ेद कागज़ की शीट को ड्राइंग पिनों की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर लगाएं। ये इस प्रकार से हमने लगा के बताएं। देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण हो गई ये, और ये परावर्तित किरण हो गई, ये अपतन बिंदु हो गया, अभिलंब हो गया, ये अपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये समतल दर्पण हो गया। तो प्रकाश का परावर्तन का
किस प्रकार से इसको आप दर्शा सकते हैं। इसका नंबर 2 देखिए, इस चीज़ पर सीधी रेखा खींचकर उस पर दर्पण स्टैंड की सहायता से समतल दर्पण खड़ा करते हैं। फिर तीसरा नंबर देखिए, दर्पण के लिए खींची गई रेखा पर मध्य में एक अभिलंब ON खींचते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे समझ सकते हैं। आप इसके पूरे पॉइंटों को देख के समझ लीजिए क्या है पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, तो उत्तर देखिए, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों, यानी घटक रंग कौन से हो गए, 7 रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह घटना प्रिज्म के द्वारा देखी जा सकती है। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न 11 नंबर का देखिए, धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए। तो देखिए, धातु एक कॉलम में लिख दीजिए, दूसरे कॉलम में क्या लिख दीजिए, अधातु। धातुएं पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस अवस्था में होती हैं। धातुएं प्राह आघातवर्धी होती हैं। अधातुएं प्राह भंगुर होती हैं। धातुएं के तार खींचे जा सकते हैं, अधातुओं के तार नहीं खींचे जा सकते। ये ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं धातुएं। अधातुएं ग्रेफाइट को छोड़कर ये सब ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुओं में धात्विक चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। धातुएं ये ध्वनिक होती हैं, ये ध्वनिक नहीं होती। इस प्रकार धातु और अधातु में अंतर यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। और नंबर दिया आयरन, जिसे Fe कहते हैं, लोहा, धन ऑक्सीजन O2 प्लस जल HO2। ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, ये बताना है हमें। 2 नंबर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे हमें बताना है। देखिए यहाँ पे आयरन किससे, ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड मीन्स जंक बनाएंगे। तो क्या बनेगा, देखिए Fe धन O2 धन H2O क्रिया करके Fe2O3 H2O करेंगे, और इससे संतुलित करने के लिए Fe में 4 का गुणा और ऑक्सीजन में 3 का गुणा कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड। फिर इसके बाद मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धातु और धातुओं के उपयोग लिखिए, वही 5। तो देखिए धातुओं के उपयोग, लोहा, एल्यूमिनियम, वाहन उपकरण औजार, वायरल, रेल, पटरी, भवन, मशीनें, जलयान, वायुयान, ट्रेन के डिब्बे बनाने में। तांबा, चांदी और सोना का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बताया इसमें। फिर पारा का उपयोग कहाँ करते हैं, पारा धातु का उपयोग थर्मामीटर में। जस्ता का उपयोग शुष्क सेल एवं गैल्वनीकरण के लिए, और चांदी का उपयोग जेवर बनाने और टाका लगाने में। अधातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, गंधक का उपयोग कहाँ किया जाता है, दिया सलाई, आतिशबाजी आदि बनाने में। कार्बन का उपयोग शुष्क सेल, ईंधन और यौगिक बनाने में। फास्फोरस का उपयोग पटाखे एवं माचिस उद्योग में। ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन और दहन में। नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया बनाने में। हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी और अमोनिया बनाने तथा रॉकेट ईंधन में। तो इस प्रकार धातु और अधातुओं के उपयोग आपको बता दिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है। उत्तर देखिए, फास्फोरस एक सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडल की ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। टिप्पणी लिखिए। देखिए इसका उत्तर क्या कह रहा है, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। यह सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव और घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं जो मनुष्य को रोगग्रस्त कर सकते हैं। यदि पानी की गुणवत्ता के बारे में जब तक सही जानकारी ना हो, उसे उबालकर या फिल्टर करके पीना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, जल प्रदूषण रोकने के 2 उपाय। तो जल प्रदूषण रोकने के 2 उपाय क्या है। पहला, जल में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। दूसरा, घरेलू एवं फैक्ट्रियों का कचरा जल में नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा, मल मूत्र का विसर्जन स्वच्छ जल में नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं जो 8वें में है। क्या दिया है उसका नंबर 1, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। शुद्ध वायु प्रदूषकों से मुक्त होती है, इसमें कोई भी गंध नहीं होती, श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती और ना ही आँखों में जलन महसूस होती है। फिर देखिए प्रदूषित वायु में अनचाहे हानिकारक पदार्थ होते हैं, इसमें से असहनीय गंध आती है। यदि लोग प्रदूषित वायु में श्वसन लेते हैं तो उन्हें श्वास, हृदय और फेफड़े संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। आँखों में तेज जलन भी होती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, वायु को प्रदूषित करने वाली दो गैसों के नाम बताइए। तो वायु को प्रदूषित करने वाली दो गैसें कौन कौन सी हो सकती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 कहते हैं और दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे क्या कहते हैं? CO। तो ये वायु को प्रदूषित करने वाली दो गैसें हो गई। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे सिंपल प्रश्न पत्र 2 समाप्त हुआ। बच्चों इस पर सिंपल प्रश्न पत्र का आप अध्ययन अच्छे से कीजिए। यदि आपको यह सिंपल प्रश्न पत्र समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों।